Assalamu alaikum dear viewers. I hope you are doing well. As you know that we have started the MDK 2020 biology MCQs, and until now we have solved almost 50 MCQs from MDK 2020. So I hope कि आप ये लेक्चर देख रहे होंगे और इससे जो है आपकी जो MCQs को अप्रोच है और MDCAT के लिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ये आपके लिए कारआमद साबित हो रहे होंगे. एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी यू हैव यू कैन आस्क थ्रू दी माई व्हाट्सएप थ्रू दी यूट्यूब जो हमारा चैनल है वहाँ पर कमेंट भी आप पूछ सकते हैं. अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए या कोई चीज़ आप ही पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स as well as you can ask in the on my WhatsApp जो कि आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अच्छा जी, तो लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 171. आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इस MDCAT सीरीज़ का 7वां लेक्चर जो कि जिसमें हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 171. सो लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 171. The question number 171 is, this theory says that mitochondria and chloroplast, actually यहाँ पर misprinting हुई है, are in fact ancient bacteria. It is not the area in fact, ये are in fact है और in fact दर हकीकत ancient bacteria which now live inside the large cell. क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये थ्योरी ये कह रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये एंशिएंट कदीम बैक्टीरिया है जो कि लार्ज सेल में रह रहे हैं. तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि एंडोसिम्बियन जो थ्योरी है, जो एंडोसिम्बियोसिस जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करती है, उसके मुताबिक माइटोकॉन्ड्रिया जो है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है अगर आप इनकी डीएनए देख लें या इनकी राइबोसोम देख लें तो दे आर क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, टू दैट ऑफ द बैक्टीरिया. इसके राइबोसोम 70s होते हैं, इसके डीएनए भी वेरी सिमिलर है टू दैट ऑफ द बैक्टीरिया. सो एंडोसिम्बियन थ्योरी जो है, एंडोसिम्बियोसिस या एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी जो है वो ये कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक्चुअली एंशिएंट बैक्टीरिया है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. इट इज द symbiotic theory which says that the mitochondria and the chloroplast are actually the ancient bacteria. चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो या चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये दोनों ये किसकी बुनियाद पर हम कह रहे हैं. अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देख लें तो इनकी जो आउटर वॉल है वो सेल वॉल को रिप्रेजेंट करती है, इनर वॉल सेल मेम्ब्रेन को. इनके अंदर जो डीएनए है, इनके अंदर जो राइबोसोम है, दे आर क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द बैक्टीरिया. सो एंडोसिम्बियन थ्योरी जो है वो ये कह रही है, वो ये एक्सप्लेन करती है कि पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल थे उनसे यूकैरियोटिक सेल इस तरह बना कि एक प्रोकैरियोट सेल के अंदर दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो अंदर उसकी जो है इनर मूवमेंट हुई, इनसाइड मूवमेंट हुई, और ये एक प्रोकैरियोटिक सेल में जो दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल अंदर गया, एक से माइटोकॉन्ड्रिया बन गई, ये एक्चुअली एरोबिक बैक्टीरिया थी, और दूसरी जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थी ये जब दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल की अंदर गई तो दे एक्ट एज अ क्लोरोप्लास्ट, इससे क्लोरोप्लास्ट बन गया. तो लेट मी रिपीट इट. एंडोसिम्बियन थ्योरी के मुताबिक या एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी के मुताबिक एक प्रोकैरियोटिक सेल में दो किस्म की, जब एक प्रोकैरियोटिक सेल से जब यूकैरियोटिक सेल बन रहा था तो उस दौरान इसी एक प्रोकैरियोटिक सेल में एक एरोबिक बैक्टीरिया जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन करती थी वो अंदर आई और उससे क्या बना, माइटोकॉन्ड्रिया बना.
इसी थ्योरी के मुताबिक ये जो बी सेल है, बी प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि ऑटोट्रॉपिक सेल होता है, वो है जो अपना खुराक खुद तैयार करता है, वो इस लेट्स सपोज ये जो मैंने रेड प्रोकैरियोटिक सेल बनाया है इट इज़ टाइप ए, और ये जो मैंने जो ब्लू सेल बनाए हैं ये बी और सी है। तो ये बी जब अंदर गया तो ये चूंकि एरोबिक बैक्टीरिया था तो इसने क्या बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया, और जब सी अंदर गया तो सी एक्चुअली एक फोटोसिंथेटिक, एक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया थी। तो वो जब अंदर गई तो उसने क्या बनाया, उसने क्लोरोप्लास्ट बनाया। So according to the endosymbiotic theory, the different prokaryotic cells move inside a single prokaryotic cell and they form the eukaryotic cell. So जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है ये एक्चुअली इसके अगर आप ओरिजिन देख लें तो ये एंडोसिम्बियोसिस के जरिए इस सेल के अंदर आए हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 172 is the organs which are similar but different in structure। असल में यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, एक्चुअल सवाल है the organ which are similar in function, यहाँ पर फंक्शन मिसिंग है, बट डिफर एन स्ट्रक्चर, वो आर्गन जिनकी फंक्शन एक जैसी होती है लेकिन स्ट्रक्चर उनकी डिफरेंट होती है, तो ये क्या कहलाता है? आपको पता है कि ये एनालॉगस अर्गन कहलाते हैं। वो अर्गन जो काम एक जैसा करते हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, वो एनालॉगस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप विंग्स ऑफ मॉस्कीटो देख ले, वो भी प्लाइड में मदद देते हैं, लेकिन इसी तरह विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बैट, सो दीज आर डिफरेंट स्ट्रक्चर। विंग्स ऑफ बर्ड्स को आप देख ले तो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द विंग्स ऑफ द मॉस्कीटो। विंग्स ऑफ मॉस्कीटो को आप देख ले तो इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई को आप देख ले, विंग्स ऑफ हनी बी को आप देख ले, so these are quite different but they perform a similar function. What is the function? The function is the flight. So all of them, the wings of mosquito, wings of the housefly, wings of the butterfly, even wings of the bird and birds, they help in the flight. So such organ which have different structure but perform similar function, they are called analogous organ. और याद रखिए कि एनालॉगस ऑर्गन्स जो है इट इज़ द एविडेंस फॉर द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर तो सिमिलर हो लेकिन वो फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन की जो पोर लेम्स हैं, हैंड है, उनको देख ले और हॉर्स की पोर लेम को देख ले, डॉग की पोर लेम को देख ले, उनके स्ट्रक्चर, बेसिक नंबर ऑफ बोन, बेसिक नंबर ऑफ मसल, ब्लड वेसल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी सिमिलर but they perform different functions. We use hand for different purposes. हम हाथ जो है वो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, खाने के लिए, राइडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हॉर्सेस है वो उसको दौड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मूवमेंट के लिए डॉग उसको इस्तेमाल करते हैं, बैड विंग्स अपनी फ्लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट इवन देन देयर बेसिक स्ट्रक्चर इज सिमिलर। सो याद रखिए जो स्ट्रक्चर्स सिमिलर इन शेप हो, सिमिलर इन स्ट्रक्चर हो लेकिन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो होमोलॉगस कहलाते हैं। इसकी जो अपोजिट है, जो वाइस वर्सा है, वो ऑर्गन जो सिमिलर, जो जिसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म करते हो, वो एनालॉगस कहते हैं। सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 173 इज डैश occur because natural selection gives some allele a better chance of survival than other। इसमें पूछा ये गया है कि क्या वाक़या होगा अगर, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जो है ये बाज़ एलील को बेटर चांस प्रोवाइड करता है देन अदर। आपने डार्विन थ्योरी पढ़ी होगी, नेचुरल सिलेक्शन तब जब होती है तो जो एलील बेटर होते हैं उनकी सर्वाइवल होती है और जो एलील बेटर नहीं होते, व्हाट डज इट मीन, जो पेटिस्ट है वो सरवाइव करेंगे और जो अनपिट है वो जाहिर सी बात है वो डायमिनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। सो क्या होगा अगर नेचुरल सिलेक्शन
सम एलील को जो है सर्वाइवल की, उनकी सर्वाइवल के लिए बेटर चांस प्रोवाइड करे। तो जाहिर सी बात है इवोल्यूशन हो गया, और क्या होगा। सो इवोल्यूशन अकर बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन गिव्स सम एलील अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल देन अदर। इवोल्यूशन होगी क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बाज़ एलील को बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल प्रोवाइड होता है, वो सर्वाइव कर जाते हैं, और बाज़ एलील जो है वो क्या हो जाते हैं, वो उसको नेचर जो है वो रिजेक्ट करती है, वो सेलेक्ट नहीं होते। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, फिट एलील जो है वो सर्वाइव करेंगे, जो अनफिट है वो गायब हो जाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 174 is the DNA that has been altered and which now contain length of nucleotide from two different organisms is called a। क्वेश्चन को पहले समझे, वो डीएनए जो अल्टर्ड हुआ हो, जो चेंज हुआ हो, और अब उसकी लेंथ ऑफ न्यूक्लियोटाइड में टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की क्या आए हो, डीएनए आए हो। फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए है और ये अल्टर्ड हुआ। अल्टर्ड मीन अब इसमें एक तो पुराना वाला डी सेगमेंट है और दूसरा लेट्स सपोज दूसरा डीएनए ये आ गया, तो ये दूसरा सेगमेंट भी आ गया। तो अब ये डीएनए क्या कहलाएगा, यानी वो डीएनए जिसमें टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की न्यूक्लियोटाइड हो, एक ये ए नंबर और दूसरा ये बी। लेट्स सपोज ये बी हुआ, ये बी ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियोटाइड है और ये ए ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियोटाइड है या डीएनए है। सो ऐसा डीएनए जिसमें टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डीएनए मौजूद हो, वो डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Actually, it is the definition of the recombinant DNA. A DNA which contain nucleotide from two different organisms is called recombinant DNA. वो DNA जिसमें two different organism की DNA मौजूद हो, वो DNA recombinant DNA कहलाता है, और DNA जिसे कहते हैं। So the correct option is option D. Let's move towards the next question. Okay जी, let's move towards the next question. And the next question is question number 175. It is a method for rapid reproduction of very large number of copies of a particular fragments of DNA. इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिससे आप रैपिडली लार्ज कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट जो बना सकते हैं। तो जेनेटिक ट्रोपोरोसिस तो आप जानते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिससे हम डीएनए को सेगमेंट में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज डेंसिटी। तो ये तो नहीं है, डीएनए एक्सट्रैक्शन भी नहीं है, रिकम्बिनेशन मैंने अभी पहले डिस्कस किया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। PCR polymerase chain reaction is the process by which or we can say a method for rapid production of large number of copies of a particular fragments of DNA। जैसे आपको पता है कि ये डायग्नोसिस में भी, डिफरेंट डिजीज़ की डायग्नोसिस में भी अभी इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप इस CV को मालूम करना चाहते हैं तो उसकी बहुत सारी फ्रेगमेंट्स आप बना लेते हैं, एंड देन यू कंपेयर टू द एक्चुअल जीनोम ऑफ द दिस पर्टिकुलर पैथोजन एंड they match, so you find that this kind of particular pathogen is existing. Anyhow, polymerase chain reaction जो है, it is a method for production of very large number of copies of particular fragment of DNA. So the correct option is option B. Let's move towards the next question. Question number 176 is what is the effect of DNA ligase? DNA ligase के effect क्या है? Option A है DNA is broken up to a specific site. No, it doesn't perform by the DNA ligase. DNA replication occur, DNA transcription occur. No, option B is the correct option. DNA fragments, let me highlight the option B. DNA ligase actually helps in joining the fragments of DNA. DNA fragments are joined together by DNA ligase. So the correct option is option B. Let's move towards the next question. इसको ग्लू भी कहते हैं, डीएनए का जो ग्लू है इस डीएनए लाइगेस को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 177 is which of the following is the component or tools of recombinant DNA technology? जो recombinant DNA टेक्नोलॉजी है उसके लिए आप कौन सी कंपोनेंट या कौन से औजार, कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट ये इस्तेमाल होता है, मॉलिक्यूलर सिसर्स ये भी इस्तेमाल होते हैं, एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, मॉलिक्यूलर ग्लू और ये भी इस्तेमाल होता है, एंड एक्सप्रेशन वेक्टर ये भी इस्तेमाल होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑल ऑफ द अबव और द कंपोनेंट आर टूल्स of recombinant DNA technology. All these things are required for the recombinant DNA
टेक्नोलॉजी। जिन्हें इंटरेस्ट आपके लिए रिक्वायर्ड है, मॉलिक्यूलर सिस्टर आपके लिए रिक्वायर्ड है, मॉलिक्यूलर ग्लू डीएनए लाइगेज जिसे आप कहते हैं वो भी आपके लिए रिक्वायर्ड है, और जो एक्सप्रेशन सिस्टम है वो भी आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 178 इज जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस एज अ टेक्निक। जो जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है जो किसके लिए इस्तेमाल होता है? एम्प्लॉयड बाय फॉरेंसिक साइंटिस्ट टू असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल बाय द रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ डीएनए, collect all the genes found in one complete set of chromosome. Yeah, it is a technique to separate different size fragment of charge bearing polymers. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इनमें ये दोनों ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ऑप्शन ए भी और ऑप्शन सी भी, क्योंकि ये फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो है ये एम्प्लॉयड करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं कि जो इंडिविजुअल की डीएनए आइडेंटिफिकेशन है वो हो सके। तो ये भी करेक्ट है और ऑप्शन सी भी करेक्ट है। इट इज़ अ टेक्निक टू सेपरेट डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट ऑफ चार्ज बियरिंग पॉलीमर, बट आई विल प्रेफर ऑप्शन सी बिकॉज ये पहले ऑप्शन में दो चीज़ें, जो सी ऑप्शन है इसमें तो एक ये वजाहत है कि चार्ज बियरिंग पॉलीमर, जाहिर सी बात है जिस मालिक्यूल पर चार्ज होगा तो हम जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के ज़रिए उसको सेपरेट कर सकते हैं। और दूसरा टेक्निक ये है, ये एक सेपरेटरी टेक्निक है। दूसरी अहम बात ये है कि जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस से हम सिर्फ डीएनए को नहीं बल्कि आरएनए और डीएनए और प्रोटीन को भी जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। सो आई विल प्रेफर द ऑप्शन सी, बट ये आपने याद रखना है कि ऑप्शन ए इज़ आल्सो करेक्ट बिकॉज एम्प्लॉयड बाय फॉरेंसिक साइंटिस्ट टू असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स बाय द रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ डीएनए। फॉरेंसिक साइंटिस्ट बिल्कुल इसको इस्तेमाल करते हैं कि एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ डीएनए को आइडेंटिफाई करे, बट मैं जो प्रेफर कर रहा हूँ आई चूज़ ऑप्शन सी बिकॉज ये आपने नॉर्दर्न ब्लॉटिंग साउदर्न ब्लॉटिंग सुना होगा, जिससे आप प्रोटीन और दूसरे मालिक्यूल की जो है वो क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। सो इट इज़ अ टेक्निक टू सेपरेट डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट्स ऑफ चार्ज बियरिंग पॉलीमर्स। डिफरेंट साइज ऑफ चार्ज बियरिंग पॉलीमर जो है आप उसको जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं ड्यू टू देयर डिफरेंट चार्ज डेंसिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, but you can't neglect, you can't underestimate the option number A as well. So anyhow I will prepare option C. Let's move towards the next question. Question number 179 is the transgenic organisms have operant gene inserted into them, have an important role in the large scale production of medicinal products, are considered beneficial to humans. देखिए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म्स की जो है ये तमाम ए बी सी ऑप्शन जो है ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें फॉरेन जीन हो, बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की लार्ज स्केल प्रोडक्शन में उसका बहुत अहम किरदार है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है ये इंसान के लिए बेनिफिशियल है, तो ये भी करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, क्योंकि ये तमाम बातें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 180 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है? तो DATP जो है deoxyribonucleic triphosphate, it is required, primers is required, DNA fragment are required. The only thing which is not required is the ribonucleotide, because you know that for PCR the deoxyribonucleotide are required, not the ribonucleotide. So the correct option is option D, ribonucleotide is not necessary or not required for the PCR. So अब तक के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट MCQs है बायोलॉजी की MDK 2020 की वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।